आखिर हम गुस्सा क्यों ना करें? कृष्णमूर्ति ताना मार रहे हैं। जब हमारे साथ कोई कुछ गलत कर रहा है या किसी के साथ गलत हो रहा है तो हम गुस्सा क्यों ना करें? इसलिए हम सही रीजन के लिए गुस्सा होते हैं। वैसे गुस्सा नहीं, कारण नहीं मिल रहा था, बच्चा फेल हो गया, आ गया टाइम गुस्सा करने का। किसी एम्प्लॉय ने गलती कर दी, और ये चीज़ सबसे कॉमन दिखती है पुलिस वालों में, क्योंकि उनको गुस्से को तो रिलीज करने के लिए एक मिल जाता है गुनहगार जेल में। आपने बहुत सी फिल्में भी देखी होगी और सच होती है, मार मार के वो मार डालते हैं उनको, गुस्सा निकालते निकालते निकालते, क्योंकि वो राइटियसली एंग्री है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कृष्णमूर्ति की एक्सप्लेनेशन में। हम लोग आज मेरी कृष्णमूर्ति की सबसे फेवरेट बुक है, सबसे फेवरेट बुक कौन सी? कमेंट्रीज ऑन लिविंग। उसमें उन्होंने अपनी मेमोरी से इन टॉपिक्स को लिया है, स्पेसिफिक टॉपिक को। आज हम लोग बात करने वाले हैं एंगर के बारे में, और मैं इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि श्रीश एंगर में है और गरिमा इस चीज़ से बेपरवाह है। अब आज पहले इस वीडियो को चालू करने से पहले थोड़ा सा मैं सीन को रिप्ले करना चाहता हूँ। जब श्रीश आया था मेरे कमरे में, ये बता रहा था कि वो स्कूटी चलाना चाहता था, दीदी ने चलाने नहीं दिया। उसके बाद श्रीश ने वहाँ दुकान में खूब नाटक किया, गरिमा की बेइज्जती हुई, और उसके बाद श्रीश मेरे रूम में आया और उसका गुस्सा एज इट इज़ था। कुछ देर बाद गरिमा आई, गरिमा भी एक्सप्लेन किया उसने भी कि क्यों उसने बाइक नहीं दिया चलाने के लिए। बट इस पूरी चीज़ में मैंने देखा श्रीश और गरिमा दोनों इस चीज़ में कंसर्न नहीं है कि क्या हुआ। दोनों का इमोशंस ने हाईजैक कर रखा था थॉट्स को। इमोशंस जब थॉट्स को हाईजैक करता है तो पता है कैसा होता है? आप वो चीज़ नहीं देख पाते जो हुआ, और कभी भी रियलिटी के लिए आपके सामने जो रियलिटी है उससे आपको गुस्सा नहीं आता। उस दिन मेरी गाड़ी को ऋषभ ने तोड़ दिया था। अमन बोला था सर को गुस्सा ही नहीं आया। गुस्सा तब आता है जब हमारे ब्रेन में कुछ अलग एक्सपेक्टेशन होती है और रियलिटी अलग होती है। हमने अभी पढ़ा ना कृष्णमूर्ति को कि हमारा माइंड कैसे बिहेव करता है। इट इज ऑलवेज इन टॉर्न बिटवीन व्हाट इज एंड व्हाट शुड बी। व्हाट इज ये है कि श्रीश और गरिमा गए स्कूटी से दुकान तक। श्रीश ने एक्सपेक्ट किया था कि गरिमा उसको चलाने देंगी, या तो जाते समय या तो आते समय, राइट? आते समय का। और रियलिटी ये है कि गरिमा ने नहीं दिया। ये रियलिटी है। अगर ये चीज, अगर रियलिटी के साथ श्रीश रहता तो उसको गुस्सा नहीं आता। श्रीश गुस्से में है, अगर इस रियलिटी के साथ गरिमा रहती तो भी गुस्सा डिसॉल्व हो जाता। हम लोगों ने एक वीडियो बनाया भी है इसके बारे में। जब गुस्सा आए तो उसको एक छोटे बच्चे की तरह अपने गोद में लीजिए, हाथ में लीजिए, तब आप देख पाएंगे कि क्या हो रहा है। खैर, कृष्णमूर्ति पहले नेचर को एक्सप्लेन करते हैं ना हमेशा। आज अलग टाइप का नेचर एक्सप्लेन कर रहे हैं, कोई खूबसूरत नेचर नहीं है। कह रहे हैं इवन एट द एल्टीट्यूड द हीट वॉज पेनिट्रेटिंग। गुस्से का चैप्टर भाई, गुस्से से हीट को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि इतनी हाइट पर हम लोग थे, फिर भी जो गर्मी थी वो चुभ रही थी। द विंडो पैनल्स फेल्ट वार्म टू टच। जो खिड़कियां थी उसको टच करने से गर्म महसूस हो रही थी। द स्टडी हम ऑफ द प्लेन्स मोटर वॉज सूदिंग एंड मेनी ऑफ द पैसेंजर्स वर डोजिंग। हवाई जहाज में बैठे हो, बोलते हैं जो हवाई जहाज का मोटर था उसकी आवाज़ अच्छी लग रही थी, और बहुत से पैसेंजर्स सो रहे थे। अर्थ वॉज फार बिलो अस। धरती तो बहुत नीचे था। शिमरिंग इन द हीट, बेचारा चिलचिलाती हुई गर्मी में सिक रहा था। और बीच बीच में कहीं पैचेस ऑफ ग्रीन्स थे, थोड़ी बहुत हरियाली थी। और फिर हम लोग प्लेन से उतरे, और जहाँ उतरे वहाँ पर हीट तो और ज़्यादा अनबेरेबल थी। वो बेचारे इंडिया में बहुत टाइम रहे नहीं थे, बचपन में थोड़ा बहुत रहे, 8-10 साल। उसके बाद उनको लेके चले गए इंग्लैंड, और वो एक कोल्ड कंट्री है, तो उनको वैसी ही कोल्ड कंट्री की आदत पड़ी है। इट वॉज लिटरली पेनफुल एंड इवन इन द शेड ऑफ अ बिल्डिंग द टॉप ऑफ द हेड फेल्ट एज इफ इट वुड बर्स्ट।
तो गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि दर्द हो रहा था। यहाँ तक कि अगर आप किसी बिल्डिंग के नीचे शेड में बैठ जाओ, खड़े हो, तब भी सर ऐसा लग रहा था फट जाएगा गर्मी के मारे। बोलते गर्मी खूब अच्छे से चल रही थी और ये जो देश था जिस कंट्री में हम थे वो पूरी तरह से डेजर्ट था। और फिर से दूसरी प्लेन पकड़ी। प्लेन ठंडी हवाओं को खोज रहा था, कहीं से उसको मिल जाए। बोलते हैं मेरे सामने 2 पैसेंजर्स बैठे थे नए नए और खूब जोर जोर से बातें कर रहे थे। जोर जोर से मतलब उनके बीच में क्या चल रहा था? लड़ाई, गर्मा गर्मी। इट वॉज इम्पॉसिबल नॉट टू ओवर हियर देम। कृष्णमूर्ति बहुत ही सोबर टाइप के आदमी थे, दूसरे की बातचीत में टांग नहीं अड़ाते थे, लेकिन बोलते मुश्किल था कि मैं उनकी बातों को ना सुनूं। बात तो पहले धीरे से चालू हुई, लेकिन बहुत जल्दी जैसे सांप नहीं क्रीप करता है, ऐसे उनकी आवाज में क्या क्रीप कर गया? एंगर क्रीप कर गया। अब सुनिए, अब वो एंगर के बारे में बोल रहे हैं। द एंगर ऑफ फेमिलियरिटी एंड रिसेंटमेंट। ये 2 शब्दों को प्लीज पकड़िए श्रीश। एंगर ऑफ फेमिलियरिटी एंड रिसेंटमेंट। ये फेमिलियरिटी क्या होती है? हाँ, जब आप किसी से नाराज होते हो तो आपको लगता है कि मुझे पता था ये आदमी ऐसे ही करता रहता है। ये है एंगर ऑफ फेमिलियरिटी। जैसे मम्मी लोग जब मारती हैं तो मैं जानती थी लड़का कभी नहीं सुधरेगा। एंगर ऑफ फेमिलियरिटी। और रिसेंटमेंट मतलब पछतावा कि गया ही क्यों मैं। 2 चीजों का उनको महसूस हो रहा है उनकी आवाज में। और 2 लोगों की वॉयलेंस में ये लोग भूल गए कि हम लोग भी बैठे हैं यहाँ पैसेंजर्स। ये आपस में एक दूसरे से इतना ज्यादा अपसेट थे कि इनको क्या लग रहा है कि पूरी दुनिया में यही है, पूरे हवाई जहाज में खाली यही 2 लोग बैठे हैं बस, बाकी कोई है ही नहीं। अब सुनिए, एंगर हमको क्या करता है। मैंने कहा था बिजली के तार को छुएंगे तो आपको झटका लगेगा, लेकिन एंगर के तार को छुएंगे तो आपके साथ क्या होता है? एंगर हैज दैट पेक्यूलियर क्वालिटी ऑफ आइसोलेशन। एंगर क्या करता है? एक बहुत खास तरीके से आपको आइसोलेट कर देता है। मेंटली आप दुनिया से कट जाते हैं। आप रहेंगे भीड़ में, लेकिन देखा नहीं, ये 2 लोग पूरी फ्लाइट में बैठे हैं लेकिन इनको दुनिया से कोई परवाह ही नहीं। हम लोग नॉर्मली जब कोई बात भी करते हैं तो देखते हैं यार कोई सुन तो नहीं रहा है, लोगों के रिएक्शंस देखते हैं, लेकिन जब गुस्से में तो होते हैं तो हम आइसोलेट हो जाते हैं। एंगर एक और चीज की तरह है, सॉरो। एंगर और सॉरो दोनों सगी बहनें हैं, और चाहे टेम्परेरी ही सारे रिश्ते क्या हो जाते हैं? द एंड। मुझे तुमसे कोई नहीं मतलब है। क्या कमाल की ऑब्जर्वेशन है ना। ऐसा लगता है एंगर को निकाल करके पेंट कर रहे हो। एंगर हैज द टेम्पररी स्ट्रेंथ एंड वाइटलिटी ऑफ आइसोलेटेड। एंगर के अंदर ताकत होती है। एंगर हैज द टेम्पररी स्ट्रेंथ मतलब वो ताकत लंबी नहीं होती, कुछ देर बाद खत्म हो जाती है। टेम्पररी स्ट्रेंथ एंड वाइटलिटी, और ताकत भी होती है, उसके अंदर जान होती है। किस चीज की? आइसोलेटेड। मुझे मत बताओ, मैं जानता हूं, मैं कर लूंगा, अकेले रह लूंगा। देखा नहीं मम्मी को, आइसोलेटेड रहेंगी दिनों दिन तक। एक वाइटलिटी होती है, उसमें जान होती है। देयर इज अ स्ट्रेंज डिस्पेयर इन एंगर। डिस्पेयर मतलब दुख। वो चीज मैं श्रीश का देख रहा था जो मैं चाहता था कि हम सब देखें। जैसे जब वैभव दुखी होता है, गुस्से में आता है, या गरिमा गुस्से में होती है, बड़ी मम्मी गुस्से में होती है, तो मुझे गुस्सा नहीं दिखता, मुझे दिखता है इनका डिस्पेयर। क्योंकि अपने आप में जब दुनिया से आप अलग होते हैं तो आप दुखी होते हैं, वही अपने आप में दुख है ही। इनफैक्ट जो हम कहते हैं एनलाइटमेंट, वो सब चीज के साथ मिलना है, तो उसका उल्टा है आइसोलेशन। एंगर में एक आदमी अलग हो जाता है, यही दुख होता है। शीश को इस चीज की दुख नहीं है कि मैं स्कूटी नहीं चला पाया। आप लोग कह रहे हैं कि जाओ स्कूटी चला लो, उसको इस समय क्या फील हो रहा है? आइसोलेशन, अकेलापन। नाइस। और भी कुछ चीजें हैं, कुछ क्वालिटीज एंगर की। जब आप किसी चीज से डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं, आप उम्मीद करते हैं और उम्मीद नहीं पूरी होती, तो आप हो जाते हैं डिसअपॉइंटेड। तो इसको बोल रहे हैं कृष्णमूर्ति एंगर ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। पता नहीं आपने ये वाला एंगर कभी एक्सपीरियंस किया है कि नहीं? एंगर ऑफ जेलसी। आपके सामने किसी को प्यार मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा है, एंगर ऑफ जेलसी। और एंगर में होता है अर्ज टू वुंड।
हम अपने मुंह से ऐसी बातें बोलना चाहते हैं कि सामने वाले को चोट पहुंचाए। इसलिए जब मैं गुस्से में आता हूँ ना, तो मुझे अपने मुंह के सारे वो तरकश बंद कर देता हूँ, तीर छुपा देता हूँ। देखा नहीं, गुस्से में हम लोग अर्ज टू वुंड होता है, चोट पहुंचाने का मन करता है। और सुनिए, एंड गिव्स अ वायलेंट रिलीज। जैसे कोई आदमी मास्टरबेट करता है तो रिलीज करता है, छींक आ रही है तो एक तक रिलीज है, उल्टी आ रही तो रिलीज है, कहीं जोर से पॉटी सुसु आ रही तो रिलीज है। ऐसे ही एक एंगर में एक वायलेंट रिलीज होता है, मन करता है गुस्से को बाहर निकालो। और जब आप अपने गुस्से को बाहर निकालते हैं तो वो इतना अच्छा लगता है करो ना यार। हुज प्लेजर इज सेल्फ जस्टिफिकेशन। देखिए, आमतौर पे हम अपने, एक आदमी जब अपनी बेइज्जती हो रही है तो छुपेगा, अपनी कमजोरियों को दिखाएगा नहीं। लेकिन एंगर में जबकि वो कमजोर है फिर भी वो दिखाता है, बिकॉज देयर इज अ प्लेजर ऑफ सेल्फ जस्टिफिकेशन। वायलेंट रिलीज जब आप निकालते हैं बाहर, गुस्सा दिखाते हैं, तो एक तरह का अंदर आनंद मिलता है, प्लेजर मिलता है। और इसीलिए हम उसको सेल्फ जस्टिफाई करते हैं, नहीं नहीं, मैं गुस्सा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मुझे गुस्सा आ रहा है, गुस्सा इसलिए हुआ क्योंकि इसने मेरे साथ ये किया। वो रिलीज का सेल्फ जस्टिफिकेशन है। हम गुस्सा दिखाते रहना चाहते हैं। मैं 1000 बार बोल चुका हूं एम्प्लॉइज को भी, मम्मी को भी, सबको, कि आप जब गुस्से में कोई बात बोलते हैं तो सामने वाले को समझ में नहीं आती है। ना तो आपकी बात समझ में आती है, ना तो आप किसी की बात सुन पाते हो। जब मुझसे भी बड़ी मम्मी के साथ गुस्से में बातचीत होती है, मैं बोलता हूं अभी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब उन्होंने भी सीख लिया है कि ठीक है आशु, भी चुप हो जाओ, अभी समझ में नहीं आ रहा। लेकिन हम नॉर्मल लोग, जो लोग कॉन्शियस नहीं होते अपने गुस्से के प्रति, देयर इज अ वायलेंट रिलीज। वो एक तरह का बाहर निकालने का मन होता है, लेकिन वो वायलेंट होता है और उसका प्लेजर ही है सेल्फ जस्टिफिकेशन। तो उसको, उसमें मजा आता है, इसलिए हम उसको निकालना भी चाहते हैं। इसीलिए वो जो आपकी कौन सी थी, जब वी मेट, उसको जब अपने बॉयफ्रेंड के ऊपर गुस्सा था तो उसने उसका फोटो वोटो नाम फाड़ करके टॉयलेट में फिकवा दिया, तो बड़ी खुश हो रही थी। उसको फिर फोन करके भी डांट रही थी ना। तो एंगर ऑफ सेल्फ वायलेंट रिलीज था और प्लेजर ऑफ सेल्फ जस्टिफिकेशन। सेल्फ जस्टिफिकेशन मतलब मैं अपने आप को जस्टिफाई कर रहा हूं कि मुझे इस वजह से गुस्सा आया था। ये ऐसा ही है जैसे कि आप चलते चलते आपका पैर फिसल गया और आप बोले ना 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 ना, मेरा पैर फिसला नहीं, ये केले को इस एंगल में रखा गया था, छिलके को किसने रखा था। अब क्या करते हैं हम एंगर में, वी कंडेम अदर्स। जब हम दूसरे को कंडेम करते हैं, अभी फिलहाल आप दोनों दूसरे को कंडेम कर रहे थे, आपको पता नहीं, आप भी गुस्से में थी, वो तो गुस्से में है ही, आप भी गुस्से में थी। हम गुस्से में करते हैं कंडेम अदर्स, मतलब नीचा दिखाते, हाँ, दूसरे को हम कंडेम करते हैं, दूसरे की बुराई करते हैं। और जब हम किसी को कंडेम करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हैं कि हम जस्ट थे, हम सही थे। ये बड़ी कमाल की चीज है। आज मैं बता रहा था टीम को कि अगर किसी और की गलती है तो उसके पीछे खड़े हो, उसको सपोर्ट करो। हम लोग एक सीरीज पढ़ रहे थे, मैं और बड़ी मम्मी, इसमें एक होटल था, उन्होंने अपने एम्प्लॉयज को बोल रखा था कि एक दूसरे के लिए खड़े हो, अगर किसी की गलती हो तो उसको तुम हेल्प करो। बल्कि अगर मैं नॉर्मली सेम पोजीशन में होता, आपके साथ होता, तो बोलता अरे यार श्री सॉरी यार, एक चक्कर और काट के आते हैं, चलना, बताना मत मम्मी को, यही लोग छोटा सा लोकल में चला देना। एक बार शीश ने मेरे साथ चलाया, पता है आप लोगों को। कहाँ तक गए थे शीश हम लोग? हाँ, यहाँ डॉक्टर पालीवाल जी के यहाँ, है ना। तो तुम लोगों को नहीं पता कि शीश मोटरसाइकिल स्कूटी चला लेता है, लेकिन मुझे पता है। कृष्णमूर्ति बोल रहे हैं, वी यूज एवरी मीन्स टू बॉल्स्टर आवर सेल्व्स अप। हम सब मौके खोजते हैं अपने आप को बॉल्स्टर करने के लिए। बॉल्स्टर क्या होता है? बढ़ावा देने के लिए, अपने आप को आगे रखने के लिए। मेरी बात सही है, मेरी बात सही है। एक इंटेलिजेंट आदमी हमेशा ये पूछता है, अच्छा उसके मन में क्या चल रहा था। ठीक है, मैं तो जानता हूं मेरे मन में क्या चल रहा था, उसके मन में क्या चल रहा था। लेकिन गुस्से में हम अपने आप को आगे करने की कोशिश करते हैं, बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं। और दो चीजों में है जिसमें हम अपने आप को बॉल्स्टर कर सकते हैं बहुत आसानी से, एक एंगर में और एक हेट में। मजबूत कर सकते हैं। मजबूत नहीं, बॉल्स्टर मतलब सामने वाले से अपने आप को आगे खड़ा करने का मन करता है। जो आदमी अंदर से खोखला होता है वो आदमी सबसे ज्यादा चीख चीख के बोलता है। बॉल्स्टर मतलब अपनी नाक ऊंची करके खड़े रहना, ये दिखाना कि मैं दूसरों से ज्यादा हूं। तभी तो लोग चिल्लाते हैं, दिखा रहे हैं ना, पब्लिक, हवाई जहाज में पब्लिक बैठी है और लोग चीख चीख के लड़ाई कर रहे हैं। अभी आप देखिए, एक दिन डॉक्टर पीएल सिंह के घर पे हम बैठे थे और हमारे पीछे पड़ोस के गली में खूब जोर जोर से चीखने की आवाज आ रही थी,
कोई आदमी अपनी बीवी को शायद मार रहा था, पुलिस आ गई थी, कंप्लेंट किया गया था पुलिस के लिए, और फिर भी वो आदमी चीख चीख के चिल्ला रहा था। ये था बॉयस्टर करने का, सोसाइटी को चिल्ला चिल्ला के दिखाना कि मेरे साथ कितना गलत होता है, कुछ दिखाना ताकि लोग मेरे ऊपर ध्यान दें। और एक तो एंगर और दूसरा हेट में सबसे आसानी से आप लोगों को दिखा सकते हो। अगर आप इंटेलिजेंट हो तो कैसे दिखाओगे? नहीं, इंटेलिजेंट हो तो आपको कुछ अच्छा काम करना पड़ेगा कि लोग आपकी तारीफ करें। कोई रिसर्च करो, कोई किताब लिखो, कोई सोशल वर्क करो, तब लोग आपके बारे में बात करेंगे। ये आसान है, चीख चीख के चिल्लाओ, बस लोग आपको जान गए। एक आदमी गया था समंदर के किनारे, 7 लोगों को उसने गोली मारी, पुलिस ने पकड़ा। ये फैक्चुअल कहा, रियल स्टोरी है। पुलिस ने पकड़ा, कोर्ट में लेकर गई, बोलते हैं क्यों मारा? बोलते हैं वो लोग मेरे बारे में जानते नहीं थे, अब अखबार में न्यूज़ आ गई, अब मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे फांसी भी दे दो, कोई दिक्कत नहीं। ये है बोल्स्टरिंग वन सेल्फ, कि मुझे चाहिए कि लोग मेरे बारे में सोचें, बात करें। तो एक तो है सिंपल एंगर, जो बहुत जल्दी ही फ्लेयर अप होता है, जैसे माचिस की तीली होती है, फट करके जली और कुछ सेकंड में बंद हो गई। वो फ्लेयर अप होती है और बहुत जल्दी भूल जाती है। इट इज़ वन थिंग, बट द एंगर दैट इज डिलिबरेटली बिल्ट अप, दैट हैज़ बीन ब्रूड एंड दैट सीक्स टू हर्ट एंड डिस्ट्रॉय इज क्वाइट अनदर मैटर। तो कृष्णमूर्ति बोल रहे हैं, एक एंगर वो होता है जो डिलिबरेटली बिल्ट, जिसको आप बचा के रखते हो, बनाते हो, कई महीनों तक बचाते हो। दैट हैज़ बीन ब्रूड, उसको ब्रू किया जाता है। ब्रू मतलब जैसे कॉफ़ी ब्रू की जाती है, उसको कुछ टाइम दे करके उसको और मजबूत किया जाता है और गाढ़ा किया जाता है। दैट सीक्स टू हर्ट एंड डिस्ट्रॉय। और ये एंगर क्या चाहता है? दैट सीक्स टू हर्ट और डिस्ट्रॉय। वो दूसरों को हर्ट करना चाहता है और डिस्ट्रॉय करना चाहता है। आपको मालूम है हमारे पड़ोसी ने क्या किया? ये हाँ, उन्होंने इसकी फ़ोटो खींच करके न्यूज़ डाल दी कि ये रिम्पी स्कैन इलीगल है, ये रेजिडेंशियल प्लॉट में उन्होंने बना रखा है ये सब चीज़। हाँ, तो ये है वो वाला एंगर जिसमें कि ब्रू किया गया है। इट सीक्स टू हर्ट एंड डिस्ट्रॉय। और अभी कल हुआ, यहाँ कोई पड़ोस में किसी को डेंगू हो गया, तो उन्होंने ऑफिस में फ़ोन किया, सीएम ऑफिस में। वहाँ से एक ऑफिसर आया चेक करने के लिए कि हमारे यहाँ पर मरीजों की वजह से गंदगी तो नहीं इकट्ठी हो रही है। तो एक ही जगह गंदगी इकट्ठी हो रही है, और वो है नाद, जो पानी का नल है, गवर्नमेंट का नल, तो उसमें एक नाद बना हुआ है, और नाद हम लोग फिकवा रहे थे, तो इन लोगों ने इसको रखवाया। तो हमने बताया भाई इन लोगों ने रखवाया, इसको उल्टा करके हटा दीजिए। तो और बाकी कहीं पर भी मिला नहीं। तो ये वो एंगर है जिसमें इट सीक्स टू हर्ट एंड डिस्ट्रॉय। वो खोजता है मैं उसको हर्ट करूं और सामने वाले को डिस्ट्रॉय करूं। इसलिए कृष्णमूर्ति ये चाहते हैं कि इस टाइप का, सेकंड टाइप का जो एंगर है, जो लंबा चलता है, दूसरे को नुकसान पहुंचाना चाहता है, उसके बारे में आप सीरियसली स्टडी करें। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो बुखार आपको भी हो गया हो। अब जो सिंपल एंगर है, जो फटाफट आता है, रहता है और चला जाता है, उसके कभी कभी फिजियोलॉजिकल कॉज हो सकते हैं। फिजियोलॉजिकल क्या होता है? बॉडी के, आदमी जब बीमार होता है तब भी गुस्से में होता है, चिड़चिड़ा होता है, उसको आप देख सकते हैं और उसको ठीक कर सकते हैं। मेरा सर दर्द होता है। हाँ, लेकिन जो एंगर साइकोलॉजिकल कॉज की वजह से होता है, माइंड के थॉट्स के वजह से, रॉन्ग परसेप्शन की वजह से, उसको पकड़ना भी मुश्किल है। इट इज़ मच मोर सटल, क्योंकि उसमें मन बार बार बोलता है नहीं नहीं, इस आदमी से तो मुझे कभी दोस्ती करनी नहीं है। दिमाग थॉट्स के ज़रिए दीवार बनाता है साइकोलॉजिकल कॉज का। फिजिकल कॉज का तो ये है कि आप पेट दर्द हो रहा है, ठीक हो गया तो गुस्सा ख़त्म, थके हैं, आराम हो गया तो गुस्सा ख़त्म। लेकिन इस लड़की की वजह से मेरी ख़ानदान की इज़्ज़त ख़त्म हो गई, तो वो चीज़ कई साल तक उसको पकड़ना मुश्किल है और उसको डील करना भी ऑब्वियसली मुश्किल है। पता ही नहीं चलता कि मेरे को उस वजह से गुस्सा है। देखो, गुस्सा मतलब मेरे लिए माइंड का पेन। जब मुझे गुस्सा आता है ना, मुझे बहुत दिक्कत होती है। आप लोगों को दिक्कत नहीं होती होगी, मुझे बहुत दिक्कत होती है। मुझे उसमें से निकलना होता है, क्योंकि मैं सोच नहीं पाता, मैं अपने काम पे ध्यान नहीं दे पाता। लेकिन जो आदमी ये चाहता है कि गुस्सा रहे, मैं उस पर मानूंगा ही नहीं, वो आदमी उस गुस्से को पकड़ ही नहीं पाएगा कि किस वजह से है, और उसको ख़त्म भी नहीं कर पाएगा। ये नशे की तरह है। अगर मैं नशे में हूं तो मैं बेहोश हूं, मैं अपना काम नहीं कर पा रहा हूं। लेकिन बहुत से लोग जो नशा चाहते हैं करना,
वो क्यों ख़त्म करना चाहेंगे? उनके लिए तो नशा आराम की चीज़ है। तो ये जो नशा है ना, साइकोलॉजिकल कॉज एक नशा है। पीपल एंजॉय दैट स्टेट, उस गुस्से में रहना अच्छा लगता है। देखिए, आप कभी भी अपने आप से पूछिए, जब आप गुस्से में तो आप उसमें से निकलने का मन करता है कि नहीं करता? अगर नहीं निकलने का मन करता है, इसका मतलब यू आर गेटिंग एडिक्टेड टू दैट एंगर। मोस्ट ऑफ अस डू नॉट माइंड बीइंग एंग्री। वाह, कृष्णमूर्ति ने क्या बात बोली है। हम में से ज़्यादातर लोगों को दिक्कत नहीं होती है अगर हम गुस्से में हैं तो। डोंट माइंड बीइंग एंग्री। जैसे आपने कहा बड़े पापा मीठा खाएंगे, तो मैंने कहा नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। आई माइंड इट। लेकिन मैं कहूँ हाँ ठीक है, ले आना, हम भी खा लेंगे, तो ये डोंट माइंड। इनफैक्ट ज़्यादातर लोग गुस्सा करने के लिए एक्सक्यूज़ खोजते हैं। ऐसा नहीं होता, मीठा खाने के लिए कुछ बहाना चाहिए, चॉकलेट खाने के लिए कुछ बहाना चाहिए। जैसे आज हैप्पी डॉटर्स डे था, तो आज पेस्ट्री खाएंगे आज हम लोग। आखिर हम गुस्सा क्यों ना करें? कृष्णमूर्ति ताना मार रहे हैं। जब हमारे साथ कोई कुछ गलत कर रहा है या किसी के साथ गलत हो रहा है, तो हम गुस्सा क्यों ना करें? इसलिए हम सही रीज़न के लिए गुस्सा होते हैं। वैसे गुस्सा नहीं, कारण नहीं मिल रहा था, बच्चा फेल हो गया, आ गया टाइम गुस्सा करने का। किसी एम्प्लॉय ने गलती कर दी, और ये चीज़ सबसे कॉमन दिखती है पुलिस वालों में, क्योंकि उनको गुस्से को तो रिलीज़ करने के लिए एक वो मिल जाता है गुनहगार जेल में। आपने बहुत सी फिल्में भी देखी होगी, और सच होती है, मार मार के वो मार डालते हैं उनको, गुस्सा निकालते निकालते निकालते, क्योंकि वो राइचुअसली एंग्री है। उनके पीछे तो सही कारण है गुस्से का। एक गुस्से के ऊपर मुझे बहुत अच्छी कहानी लगी, बहुत पुरानी, ओशो की। एक बच्चा था, उसको आदत थी चीनी खाने की या कुछ करने की, तो उसको माँ ले आई उसको साधु बाबा के पास। एक गुरुजी थे, ज़ेन मास्टर थे। तो उसने कहा देखिए गुरुजी, आप लेक्चर मत दीजिएगा, बहुत भाषण देते हैं, सुनता नहीं है, आप उसको डराइए आप। तो बेचारा कन्फ्यूज, उसको पता नहीं था कैसे डराते हैं। पता नहीं क्या किया, मालूम है क्या किया? उसने याद किया कि बचपन में मैं किस चीज़ से डरा था। तो उसके गांव में एक औरत थी जिसके ऊपर कभी कभी भूत आया करता था, तो ऐसे हु करती थी। उसका आइडिया, इसको ऐसे करके डराता हूँ। पता है क्या हुआ ना, उसने हु करना शुरू किया। बच्चा तो डर के मारे वहाँ से भाग गया। उसकी माँ बेहोश होकर गिर गई वहीं पे। और जब उसकी माँ बेहोश हुई तो ये भी भाग गया वहाँ से। फिर गया, पानी वानी लेकर आया, उसके मुंह पे डाला। वो उसकी माँ बोलती ये क्या था? उस बच्चे को डराने के लिए आपने मुझे डरा दिया। बोलते बहन माफ़ करना, मैं भी डर गया था। तो ओशो कहते जब गुस्सा चालू होता है तो ख़त्म कहाँ होगा पता नहीं चलता। कृष्णमूर्ति कह रहे हैं अगर आप एक अवेयर आदमी है तो आप कहेंगे मुझे गुस्सा आया है, अभी रुक जाओ। हम ऐसा नहीं करते, हम बोलते हैं गुस्सा सुनो क्यों आया है दुकान वालों। आज मुझे, कितने साल की हो तुम? 15 साल की उम्र में एक बार मौका मिला था स्कूटी चलाने का, और वो छीन लिया गया मेरे साथ। धोखा किया गया है मेरे साथ। इलैबोरेट एक्सप्लेनेशन ऑफ इट्स कॉज। कृष्णमूर्ति कह रहे हैं हम साफ साफ ये नहीं कहते कि भैया मुझे जलन हो रही है तुमसे। मैं एक्चुअली बहुत बार बोलता हूँ, जब मैं किसी से फ़ोन पे बात करता हूँ ना, मैं तो उसको बोलता हूँ यार तेरी गाड़ी देख करके मुझे जलन हो रही है, मेरे पास गाड़ी नहीं है ऐसी। बट इतना आसानी से बोलने के लिए पहले आपको पकड़ में आना चाहिए कि आप जलन से ग्रसित हैं। कृष्णमूर्ति कह रहे हैं कि हम आसानी से बोल नहीं देते कि हम जलन में हैं या हमारे अंदर में खटास है, गुस्सा है, बट वी जस्टिफाई और एक्सप्लेन इट। यहीं पर प्रॉब्लम आती है जब आप जस्टिफाई कर दे। जस्टिफाई करने का मतलब है आपका इमोशन ने आपके इंटेलिजेंस को पकड़कर उससे बोल रहा है बोल झूठी गवाही दे, तू समझा, जैसे मम्मी जी नहीं करती, तू समझावा, ओके रुको पापा से बात कराती हूँ। ऐसे ही हम अपने अंदर में एक पापा बैठा है आई सेंटर, वो नॉर्मली इंटेलिजेंट होता है, लेकिन जब गुस्से में आता है तो बोलता है अच्छा ठीक है इमोशन रुको मैं समझाता हूँ। पता है गुस्सा क्यों आया बेचारे को? क्योंकि तुमने उसकी स्कूटी छीन ली थी। बहुत अच्छे से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़। एक बेसिकली कृष्णमूर्ति बोल रहे हैं कि कैसे आप गुस्सा खत्म कर सकते हैं। जब गुस्सा आया पकड़ो और बोलो गुस्सा है भाई। ये मत बोलो कि क्यों गुस्सा है, जस्टिफिकेशन मत दो, और आप धीमे धीमे अपने इमोशन को अलग कर लोगे, इंटेलिजेंस अलग हो जाएगा। जब आपका बोलने का मन करता है, जैसे अगर मैं गुस्से की स्टेट में हूं और मेरा कुछ बोलने का मन कर रहा है, तो उसको कैसे रोके? क्योंकि अंदर से बहुत बुरी अर्ज आती है कि बोलो। जैसे कि हमने अभी से पढ़ा था कि हम सामने वाले को हर्ट करना चाहते हैं। नींद से खुल गई, मेरी बेटी उठ गई, भाई सब लोग ताली बजाओ। अभी तक ये था कि
बेचारी थी क्लास में, लेकिन आपकी प्रेजेंस नहीं मिल पाई थी हमको। जैसे अब आपको बोलने का मन किया तो आप चुप नहीं रह पाई। थैंक यू। देखिए, कबीर और बुद्ध दोनों कहते थे कि जब कुछ बोलो तो पहले देखो कि वो बोलने लायक शब्द है कि नहीं। हम लोग आज ही कल बात कर रहे थे कि एक हमारे यहाँ एम्प्लॉई है, वो बोलता पहले है, बात सोचता बाद में है। पर जब आप गुस्से की स्टेट में तो आपको नहीं समझ में आता आप क्या बोल रहे हो। ध्यान से सब लोग देखिए क्या हुआ अभी भी। फिर से बोलिए एक बार ये चीज़। जब आप गुस्से की स्टेट में होते हो आपको नहीं समझ में आता आप क्या बोल रहे हो। जब आप गुस्से की स्टेट में होते हो तब आपको नहीं समझ में आता है कि आप क्या कर रहे हो, और उतना टाइम नहीं होता आपके पास कि आप सोचो। और आपके पास उतना टाइम नहीं होता कि आप सोचो। मैं इसको एक दूसरी एग्जांपल में लेके चलता हूँ। आप एक स्कूटी चला रही हैं और आपका हो गया एक्सीडेंट। अब आप मुझसे पूछती हैं, जिस समय एक्सीडेंट होने वाला होता है उतना टाइम तो होता नहीं कि आप पहले से उसको देख करके बचा सको। उस समय, जिस समय मैं फिसल कर अभी गिरने वाली हूँ गड्ढे में या उस गाड़ी से टकराने वाली हूँ, उस बीच में, उस गैप में मैं अपने आप को कैसे रोकूं? ये तो वो वाला एक्सीडेंट है जो हो चुका है। आगे फ्यूचर जो एक्सीडेंट्स ना हो उसको कैसे हम रोक सकते हैं। अब ध्यान से मेरी बात को सुनिए। अगर आप फ्यूचर में चाहती हैं कि एक्सीडेंट्स ना हो तो आपको स्कूटी धीरे चलानी होगी, नंबर 1। आपको अपने हुए गुस्से को, जो पहले गुस्सा हो चुका है, उसमें सेल्फ ऑब्जर्वेशन करना होगा कि मेरा क्या रोल था। अगर आपने अपने गुस्से को जस्टिफाई कर दिया तो आप सही जगह पर ब्रेक, एक्सीलेटर और क्लच नहीं जानती। जब आपसे एक्सीडेंट हुआ इसका मतलब कहीं ना कहीं आपसे कोई मिस्टेक हुई। उसकी ब्लैक बॉक्स थिंकिंग करिए। प्लेन्स का एक्सीडेंट नहीं होता, बहुत कम होता है फ्लाइट्स का। क्यों? क्योंकि हर क्रैश के बाद वो क्या करते हैं? ब्लैक बॉक्स थिंकिंग। आपका लास्ट गुस्सा जो हुआ था उसमें आप पूछिए अपने आप से, आखिर उसने क्या कहा था और मैं क्या बोल सकता था, इसकी जगह मैं क्या बोलता। आपने खाना बनाया, खाने का स्वाद खराब है तो मैं और क्या चेंज कर सकता था। इसलिए तो हम लोग ढेर सारे कुकिंग के वीडियोस देखते हैं कि हमारे में क्या कमी रह गई। ये कोई रिपेंटेंस नहीं है कि अरे यार मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो ना। इट इज़ ब्लैक बॉक्स इन्वेस्टिगेशन कि आखिर उस समय मेरे साथ क्या हुआ था, मैं क्यों ब्रेक पर पाँव नहीं दबा पाई। कभी सांप देखा है? आपके हाथ पैर से गुजरा है कभी सांप? आप एक वीडियो आया था उसमें दिखाया 12-15 अलग अलग सीसीटीवी फुटेज दिखाई। जैसे लोगों को पता चलता है सांप आया से उठ के भाग जाते वहां से। क्या ऐसा गुस्से के साथ हो सकता है आपको कि गुस्सा आया और आप ऐसे देखिए अरे बाप रे अंदर सांप आ गया? तब आप ये नहीं पूछेंगी कि टाइम नहीं होता ना, जब सांप आता है तो उठने का टाइम नहीं होता। तो मैं सांप देखती हूँ और क्या पता वो पैर के ऊपर से चल रहा है, और क्या पता वो फन खड़ा कर ले, और क्या पता वो मार भी दे। उस समय मैं सांप के साथ कैसे बात करूं? ये सब बातें तो हम अभी इस स्टेट में कर रहे हैं जब हम नॉर्मल हैं। पर जैसे मैंने कई बार ऐसा हुआ है कि सोचा है कि अब अगली बार गुस्सा आएगा तो मैं इस चीज़ को समझ लूंगी, रुक जाऊंगी। पर जब गुस्सा आता है तब थोड़ी ना समझ में आता है वो चीज़। उधर जब बेकरी शॉप पे श्री चाबी के लिए छीना झपटी कर रहा था तब मुझे ये चीज़ लग रहा था कि कोई देखेगा तो क्या सोचेगा। तब इस चीज़ को ये श्रीश नहीं समझ पा रहा था कि बेइज्जती होगी या ऐसे होगा। वो उसमें लड़ाई करने लग गया तो मुझे लग रहा था कि छोड़ो चलो जाने दो, अभी घर चलते हैं। घर पहुंची तो नीचे आके लड़ाई करने लग गया। तो इस चीज़ को देख के मुझे गुस्सा आ रहा था कि श्रीश को ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है। और मुझे ये लगता है कि हर छोटी छोटी बात पे जो गुस्सा करने लायक नहीं भी होती उस पर श्रीश बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाता है। एक बार इस सेंटेंस को फिर से ऑब्जर्व करके आप मुझे ये बताइए कि उस बेकरी में अगर और समझदार होती तो आप क्या करती? चाबी दे देती श्रीश को। अगर मैं होता तो मैं क्या करता? श्रीश मेरे से लड़ाई कर रहा है, बोले बड़े पापा मुझे बाइक चलानी, तो मैं क्या बोलता उसको? अभी शांत रहो श्रीश, अभी शांत रहो। और नहीं सुनता तो क्या करता? मैं उसे भीख मांगता, अरे यार प्लीज यार अभी रुक जा, प्लीज यार प्लीज। नहीं, पूरे रास्ते तो श्रीश को मैंने ये चीज़ बोला, मैंने कहा श्रीश देखो मुझे डर लग रहा है क्योंकि मुझे भी अभी खुद चलाने नहीं आता और ना मैंने तुमको सही से देखा है कभी चलाते हुए। तो मैं पूरे रास्ते अपना डर दिखाने की कोशिश कर रही थी कि श्रीश अगली बार अगर कभी मैं देखूंगी तो मैं दे दूंगी, अभी मुझे भरोसा नहीं है। फिर उसके बाद इसने मेरे को बोला कि मुझे इधर आके बाकी बेकरी पे आके ख़रीदना है। मैं भूल गई इधर आते आते। फिर जब घर पहुंची तब मुझे याद है, मैंने कहा रे श्रीश बताओ मैं लेती आती हूँ तुम्हारे लिए। तो ये गुस्सा हो गया नीचे।
देखिए इस पूरी कंडीशन में मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है कि श्रीश आपको समझ नहीं पाया, लेकिन क्या आप ये देख पा रही हैं कि आप श्रीश को समझा नहीं पाई? वो तो बिल्कुल नहीं समझा, वो तो गुस्से में था। तो मैं नहीं समझा पाई तो फिर मुझे भी गुस्सा आ गया। तो मैं यही पूछ रही हूँ कि जब ऐसे सिचुएशन में आपको गुस्सा है तो आप उसको कैसे रोक सकते हो? सबसे पहले आप गुस्से को गुस्सा बोलिए कि ये गुस्सा है। फिर आपको ये नहीं बोलना पड़ेगा कि मैं इसको कैसे रोकूं। फिर बल्कि ऐसा हो रहा था कि मुझे गुस्सा आ रहा था, मुझे दिख रहा है, ऊपर आके मैंने शीश को कुछ सुनाया भी, लेकिन तब तक मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं गुस्सा नहीं हूँ, मैं गुस्सा नहीं हूँ। अभी भी मुझे लग रहा है कि मैं गुस्सा नहीं हूँ। जब हमको पॉटी आती है तो हम लोग टॉयलेट जाते हैं। जब हमको गुस्सा आता है तो हमको मुंह बंद करना चाहिए कि मुझे गुस्सा आया है, मैं शांत रहना चाहती हूँ, गुस्सा खत्म हो जाए तब बात करना चाहती हूँ। ये तरीका है गुस्से को ख़त्म करने का। यही कृष्णमूर्ति बोल रहे हैं कि जब हम लोगों को गुस्सा आता है, वी जस्ट डोंट से दैट वी आर एंग्री, वी डोंट स्टॉप देयर, वी इलैबोरेट एक्सप्लेनेशन ऑफ द कॉज। इस समय जो आप कर रही हैं वो इलैबोरेट एक्सप्लेनेशन ऑफ कॉज कर रही हैं कि मुझे सही वजह से गुस्सा आया। आप सच पूछिए तो ये नहीं जानना चाहती कि मैं गुस्से को ख़त्म कैसे करूं, क्योंकि एक इमेजिनरी गुस्सा जो शायद एक हफ्ते बाद या एक महीने बाद आएगा, उसकी चिंता आपको अभी नहीं है। मैं इलैबोरेट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मेरे साथ ऐसी बहुत बार सिचुएशन, जैसे आपके साथ कभी हो जाता है, वैभव के साथ कभी हो जाता है, तो मैं ये चीज़ पूछ रही हूँ, इस चीज़ में मेरा भी तो एक रोल है। मैं अपने आप को कैसे उस गुस्से से बचा सकती हूँ? मेरी बात को पहले सुनो ध्यान से, तब आपको दिखेगा। आप कह रही है मेरे साथ बहुत बार होता है, पास्ट में हो चुका है, और आपको ये भी पता है कि फ्यूचर में होगा, राइट? फ्यूचर के सारे गुस्से और पास्ट के सारे गुस्से अभी नहीं है। इस समय तो खाली एक ही गुस्सा है। कौन सा? आपका और शीश के बीच में जो है। डू यू वॉन्ट टू एंड दैट? तो जस्ट थिंक अबाउट दैट। अगर आप ये बोलती हैं नहीं नहीं मैं उस गुस्से को इसलिए स्टडी करना चाहती हूँ, इसलिए समझना चाहती हूँ बिकॉज फ्यूचर में ना आए, तो आप इस गुस्से को बाईपास कर रही हो। इसको स्टडी करो कि मैं उसमें और क्या कर सकती थी। हम किसी सिचुएशन में होते हैं तो हम उस सिचुएशन को समझने की कोशिश कर सकते हैं, या हम गुस्से में रह सकते हैं। या तो आप इस पूरी सिचुएशन को समझें समझें समझें, और समझने के बाद आपको ये नहीं पूछना कि मैं क्या करूं, मुझे बताइए मैं क्या करूं। जब आप समझ जाते हैं तो राइट रिस्पॉन्स आता है। हमको तभी पूछना पड़ता है। कृष्णमूर्ति परेशान हो गए ऐसे लोगों से जो बोलते थे ठीक है कृष्णमूर्ति आप सही बोल रहे हैं, अब आप बताइए हम क्या करें, कैसे गुस्से को खत्म करें। बोलते थे अगर तुम्हें दिख गया तो बात जो तुम्हें सही लग रहा है करो, पूछ क्या रहे हो। अपने आप में गुस्सा कुछ नहीं होता, अपने आप में गुस्से में हम होते हैं जैसे हम उसमें से निकलते हैं। अभी देखिए आज एक दीदी ने बनाया वो बर्गर, देसी बर्गर, इडली टाइप का कुछ बनाया था। मैंने उसको वीडियो शेयर किया, उसने देखा और उसको बना दिया। अगर वो मुझसे पूछती कि भैया इसको कैसे बनाते हैं, तब मुझे पता चल जाता है कि इसको भी सिंपल सी चीज़ थी, उसमें रवा दही ये सब चीज़ मिला करके उसने कुछ किया और बन गया। माइंड के अंदर जैसे हाथ हिलाना पड़ता है, ऐसे माइंड के अंदर में थॉट्स को और इमोशंस को हिलाना पड़ता है। मैंने आपसे पूछा अगर मैं होता शीश के साथ तो मैं क्या करता? मैंने बोला मैं भीख मांगता उससे। मैंने कहा शीश प्लीज़ यार अभी मान जाओ, अभी मत लो। मैं भीख क्यों मांगता? मैं अक्सर करता हूँ जब आप लोग गुस्से में होते हैं तो मैं कोशिश करता हूँ आपको गुस्से में से निकालने के लिए, मजाक करता हूँ ना, रिक्वेस्ट करता हूँ। वो कैसे करता हूँ? बिकॉज मेरे ही माइंड के अंदर में मुझे दिखता है कि यार गुस्सा बहुत पेनफुल चीज़ है मेरे लिए भी, उसके लिए भी। ये मत पूछिए बेटा कि मैं गुस्से को कैसे निकलूँ, आप खाली देखिए कि ये गुस्सा है, बस स्टॉप राइट देयर। उसके बाद जो भी आपका दिमाग कह रहा है उसकी बातें मत सुनिए। आप ये मत कहिए गुस्सा मुझे आया था इस वजह से, वो आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा गुस्से से। एक डॉक्टर जब पेशेंट को इलाज करता है, ऑपरेशन करता है खासतौर से, उसको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। उसको एक एक छोटी छोटी नस, अभी परसों नर्सों डॉक्टर ने फ़ोन किया था उनको कि आप अपनी रिपोर्ट बदल दीजिए। उसने अंदर में गॉज भूल गया था। गॉज समझते, कॉटन का जो होता है ऑपरेशन, भूल गया। बहुत बार होता है ये, कम से कम ये गॉज की काउंटिंग होती है। कॉटन जो हम सफाई करते हैं, जब हम ऑपरेशन करते हैं तो अंदर कॉटन डालते हैं कि ब्लड को सोक करता रहे, और जितने गिन के डालते हैं उतने गिन के निकालने चाहिए। वही भूल गया।
2-4 हफ्ते बाद उसका पस बन गया, अंदर इन्फेक्शन हो गया। हमारे पास अल्ट्रासाउंड के लिए आया, हमने उसको देखा तो रिपोर्ट कर दिया, भाई ये गॉज दिख रहा है। उसने फ़ोन करके कहा नहीं सर आप गॉज नाम हटा दीजिए, नहीं तो हमारे ऊपर केस हो जाएगा, तो पुलिस केस हो जाएगा। नहीं, आपको जब सही चीज़ दिखती है ना, आपको जब पहले आप देखो उसको, पहले गुस्से को देखो बेटा। गुस्से के बारे में सोचो मत कि गुस्सा क्यों आया है। मेरे को तो लगता है जब भी मुझे किसी भी बात के लिए गुस्सा आता है, मम्मी को किसी भी बात के लिए गुस्सा आता है, वो गलत गुस्सा है। इफ यू आस्क हाउ, तो आपका इमोशन ट्रिक है, ये माइंड ट्रिक प्ले करता है। आपने अभी भी कहा मैं अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर रही हूं, इसी प्रोसेस में आप अपने आप को बचा रही हैं कि नहीं मेरा गुस्सा जो था ना वो मेरी वजह से नहीं आया था, वो कहीं ना कहीं उसने ट्रिगर किया था। आजकल सर योगा सिखा रहे हैं, बच्चे ऐसे अजीबोगरीब टाइप के योगा कर लेते हैं। कैसे पता करते हैं, कैसे करते हैं वो लोग? जो प्रैक्टिस करते समय कुछ स्पेसिफिक मसल फाइबर्स जो उस जगह के लिए चाहिए वो मजबूत होते जाते हैं। हमारे अंदर में आई सेंटर के सेल्स जब इकट्ठे हो जाते हैं तब गुस्सा कंट्रोल में आ जाता है। जब तक आई सेंटर पर्याप्त मात्रा में नहीं होता, ई सेंटर ज्यादा होता है, तो हम बोलते हैं कैसे कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा। जस्ट बी इंटरेस्टेड टू बी विद द एंगर। इसलिए हमने एक वीडियो में बोला था रिसेंटली कि एंगर जब आए तो उसको छोटे बच्चे की तरह ध्यान दीजिए उसके ऊपर। अभी कुछ दिन पहले एक डॉक्टर का फोन आया, एक छोटे बच्चे को एनआईसीयू में रखा था। एनआईसीयू में होता है ना, वार्मर होता है। नर्स भूल गई, सो गई, टेम्परेचर इतना ज्यादा था बच्चे का नाक जल गया। अब क्या वो जस्टिफाई कर सकती है कि मैं सो गई, मेरी गलती हो गई? हमारे माइंड में जस्टिफाई करने की हैबिट है अपनी सिचुएशन को, और वो कोई सही या गलत नहीं है, वो हैबिट है उसकी। लोगों को सिगरेट पीने की हैबिट होती है, शराब की हैबिट होती है, ऐसे हमारे माइंड को एंगर को जस्टिफाई करने की हैबिट होती है, हर चीज को जस्टिफाई करने की हैबिट होती है। वो सामने कोई भी ना हो, कोई है ही नहीं, फिर भी जस्टिफाई करेगा, नहीं करना चाहिए, उसको नहीं करना चाहिए। उसी को देखो कि अरे रुको, मुझे गुस्सा आया है बस। इसलिए तो मैंने इसका नाम दिया है बिजली के तार को छूना। आप ये थोड़ी बोलते हैं बिजली का तार का, बिजली आखिर क्यों जलाया मुझे? ठीक से नहीं जलाना चाहिए था। तो टुडे टेक दिस लेसन विथ यू। नहीं समझ में आ रहा है, जस्टिफिकेशन चल रहा है, बकबक चल रही है, जैसे याद आ रही है मैं तो गुस्से में हूं, आप जग गए, गुस्से का असर आपके ऊपर कम हो गया। इसलिए डॉक्टर्स हम एक दूसरे से पूछते हैं, मरीज से पूछते हैं तबीयत कैसी है। जब मरीज को दवाई दी 2 दिन बाद वापस आया, बोलते हैं कैसी है, तो बोलता है सर ठीक है। बोलते हैं हम उसको पूछते हैं रुपए में कितने पैसे ठीक है, मतलब 100 रुपए में कितना रुपए ठीक है। अगर वो बोलता है साहब 50% ठीक है, इसका मतलब सचमुच में अब बीमारी कमजोर हो रही है। आपके अंदर में अगर ये आना शुरू हो जाए, अरे मैं गुस्से में हूं क्या, बस गया भूत, आपके कंट्रोल में आ गया, आपने उसको पकड़ लिया, अब वो कुछ नहीं कर पाएगा। आपको ये पूछने की जरूरत नहीं कि क्या करूं, बस मन के अंदर पहचान लो ये गुस्सा है ये, और छोड़ दो। जिससे गुस्सा हो उसको छोड़ दो, तुम जाओ भैया मेरा काम हो गया, थैंक यू गुस्सा दिलाने के लिए, मैंने पकड़ लिया अपने गुस्से को। अभी इसका थोड़ा सा और बाकी है, कल पढ़ते हैं। दोस्तों आप लोगों से गुस्सा तो नहीं है?